हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ है, एनसीईआरटी का चैप्टर 10 वृत्त, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वृत्त के बारे में कि वृत्त होता क्या है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। यानी कहने का मतलब, जैसे कि हमारा एक प्लेन शीट होगी, एक तल हो गया, इसका कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से एक नियत दूरी मतलब फिक्स होनी चाहिए। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर की दूरी पर, इसी तरीके से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरीके से हम बहुत सारे पॉइंट बना लेते हैं। जितने भी पॉइंट होंगे वो इससे समान दूरी पर स्थित होने चाहिए। इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति में प्राप्त होगी उसे कहेंगे वृत्त। यही बात यहाँ बोली गई है। एक तल पर यानी एक शीट पर उन सभी बिंदुओं का समूह है, यानी एक नहीं बहुत सारे बिंदु हैं, जो तल के एक स्थिर बिंदु यानी कि ये वाला से एक स्थिर दूरी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी फिक्स हो। 5 मीटर, तो ये भी 5-5 मीटर ही हो, एक वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति मिलेगी वो वृत्त कहलाएगा। स्थिर बिंदु से वृत्त का केंद्र व स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जो बिंदु यहाँ पे स्थिर था इसे हम वृत्त का केंद्र कहेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, हर बिंदु से जो दूरी, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, और ये फिक्स रहेगी। जितने भी एक वृत्त में त्रिज्याएँ होंगी सारी की सारी समान होती हैं। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगी। यानी एक बार जो त्रिज्या बन गई वो बाकी सारी त्रिज्याओं के समान ही रहेंगी। 10 है तो बाकी सारी भी 10, 5 है तो बाकी सारी भी 5 ही रहेंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बना के दिखाया है। केंद्र है और ये बहुत सारे बिंदु हैं, सभी को मिलाने से हमें वृत्त प्राप्त होगा। और ये जो मैंने बॉक्स बनाई ये हमारी कोई शीट है। सर्कल के यानी वृत्त के अंदर के हिस्से को हम कहेंगे अभ्यंतर, यानी कि आंतरिक अंदर का हिस्सा। वृत्त की जो बाहर का हिस्सा होगा उसे कहेंगे हम बहिर्भाग, जिसको इंग्लिश में एक्सटीरियर कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा वृत्त होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे वृत्त की चाप के बारे में। वृत्त का एक सतत भाग उस वृत्त का चाप कहलाता है। चाप को हम पी क्यू के ऊपर इस तरीके से छोटी सी कर्व लाइन बना देते हैं, से व्यक्त करते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझे, एक चूड़ी है, बैंगल, जो हमसे गलती से टूट गई हो, टूटने के बाद इसके जितने टुकड़े होते हैं उन सभी टुकड़ों को हम वृत्त की चाप कहते हैं। इन शॉर्ट, वृत्त का एक टुकड़ा वृत्त की चाप कहलाता है। जैसे कि वृत्त है, पी से लेके क्यू तक एक टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम क्या कहेंगे, वृत्त की चाप कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे पी क्यू चाप को रिप्रेजेंट करना है तो पी के ऊपर एक कर्व लाइन बना देनी है, मुड़ी हुई लाइन सी। इस तरीके से हम चाप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगला आता हमारा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या होता है? जिस कोण का शीर्ष वृत्त का केंद्र हो उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। यानी मैंने कोण बनाया बी ओ ए, और ये बी ओ ए का जो शीर्ष कोण है ओ, वो वृत्त का केंद्र ही हो। दोबारा सुन ले, एक वृत्त बनाया जिसके अंदर हमने कोण बनाया बी ओ ए, जो इस कोण का शीर्ष बिंदु है वो इस वृत्त का केंद्र हो, तो उसे हम कहेंगे केंद्रीय कोण। जैसे कि एंगल ए ओ बी एक केंद्रीय कोण कहलाएगा। क्यों? इसका शीर्ष और वृत्त का केंद्र दोनों एक ही हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय कोण। ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर नहीं पता होगा तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इसकी थ्योरम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए पहले आपको इन कीवर्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि क्वेश्चन करें तो हमें पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला आता हमारा लघु चाप और दीर्घ चाप। अब जो चाप तो मैंने बता दी, वृत्त का एक टुकड़ा। अब किसे लघु चाप बोलेंगे, किसे दीर्घ चाप बोलेंगे। अब जो छोटा टुकड़ा हो उसे लघु चाप, और जो बड़ा टुकड़ा हो उसे दीर्घ चाप। लेकिन इसको डिग्री में कैसे डिफाइन किया जाता है? जो लघु चाप होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आकृति में दिखाया, ये जो ए से लेके बी तक की लाइन है, अगर जितनी भी चाप है, इन चाप का जो डिग्री मेजरमेंट है अगर 180 डिग्री से कम रहता है तो उसे लघु चाप कहेंगे। जैसे मैंने ए से लेके बी तक की ये जो टुकड़ा है लघु चाप है। क्यों? ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है केंद्र पे, 40 डिग्री का।
50 का बनाएगा तब भी उसे लघु चाप बोलेंगे। 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 180 से नीचे तक के जितने भी डिग्री एंगल होंगे उनमें बनने वाली जो चाप होंगी वो सारी लघु चाप होगी। और दीर्घ चाप जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, 190 डिग्री, 100, 200, हाँ 190, 200, 210, 220, जो भी 180 से ज़्यादा होंगी उन्हें बोलेंगे दीर्घ चाप। जैसे कि ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चाप होगी इसे बोलेंगे दीर्घ। इसका कोण 40 है तो ये कितना होगा, 320 डिग्री। तो इन कहने का मतलब ये हुआ दीर्घ चाप का जो डिग्री कोण होगा 180 से ज़्यादा, लघु का 180 से कम। ठीक है, इस तरीके से हम लघु चाप और दीर्घ चाप दोनों में अंतर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है? बेसिकली देखो, ये हमारे एक वृत्तखंड है, वृत्त की चाप है। ठीक है, इस चाप का मेजरमेंट 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा होता तो लघु चाप, 180 से ज़्यादा हो तो दीर्घ चाप, लेकिन एक्यूरेट 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ए से लेके बी तक की जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त, क्योंकि 180 डिग्री को बनाता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ का हिस्सा होगा, ये भी हमारा क्या बनाएगा, अर्धवृत्त बनाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता हमारा वृत्त की जीवा। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा ए बी और सी डी, जैसे कि वृत्त बना दिया किन्हीं दो बिंदुओं, जैसे कि वृत्त का एक बिंदु सी लिया, दूसरा डी लिया, दोनों को मिला दिया, उसे वृत्त की जीवा कहेंगे। ए और बी दोनों बिंदुओं को मिला दिया, जीवा कहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जीवा एक ही हो, इसमें इनफाइनाइट जीवाएँ बनाई जा सकती है, 1, 2, 3, 4, आप जितनी चाहे जीवा बना सकते हो, बस केवल दो बिंदुओं को मिलाना है वृत्त के। दो बिंदुओं को मिलाने से हमें वृत्त की जीवा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जीवा मैंने एग्जांपल के तौर पे ए बी और सी डी बनाई है, जिसमें वो हमारा केंद्र होगा। अगला पॉइंट हमारा वृत्त का व्यास। व्यास किसे कहेंगे? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे कि जीवा, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई, केवल दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन अगर यही जीवा, जैसे वृत्त का केंद्र ये है, यही जीवा अगर वृत्त के केंद्र से गुजरती है तब इसे क्या बोलेंगे, व्यास। केंद्र से गुजरी व्यास, ये भी व्यास। केंद्र से गुजरना ज़रूरी है, अगर कोई रेखा केंद्र से नहीं गुजरी तो मान लो वो ऐसे आ गई, सिर्फ ऐसे, ठीक है, केंद्र से, तो ये केवल जीवा कहलाएगी। लेकिन यही जीवा केंद्र से गुजर जाती है तो इस रेखा को हम व्यास कहेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी व्यास कहलाएगी। ये बात मैंने लिखी है। किसी वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं, जरूर नहीं इसमें 3 ही होंगे, इनफाइनाइट व्यास बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। तथा व्यास उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, यानी जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी कि मैंने बनाया एक वृत्त, इसमें ये जीवा की लंबाई है मान लो 5, ठीक है, दूसरी जीवा की लंबाई है ये 10, ये इसका केंद्र है। तीसरी मैंने जीवा बनाई जो केंद्र से गुजर रही है। ये बाकी जितनी भी आप जीवाएं बना लो, जितनी भी इनफाइनाइट, इन सब में से सबसे बड़ी यही होगी। मान लो ये होगी तुम्हारी कितनी, 20, ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 15, ये 15, ये 10, ये 5, जितनी बनाओगे इनमें सबसे बड़ी कौन होगी, जो व्यास होगा वो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ मैंने बनाया है। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं, जैसे कि वृत्त है, केंद्र से किसी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी कि जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर यही त्रिज्या को डबल कर दें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो केंद्र से गुजर रही हो, इसी त्रिज्या को डबल कर दें तो ये हमारा क्या बन जाती है, व्यास। व्यास को डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, त्रिज्या को आर से, आर यानी रेडियस, डी मतलब डायमीटर। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का हमेशा डबल होता है। क्या होता है? डबल। केंद्र ये है, मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, एक है जीवा जो केंद्र से गुजरी, उसे क्या बोलेंगे, व्यास। तो जो व्यास है वो त्रिज्या का हमेशा डबल रहेगा। क्लियर? जिसको मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, ए बी व्यास है, सी डी व्यास है, ई एफ व्यास है, ओ ए केंद्र से लेके किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, ओ ए, ओ सी, ओ एफ, ओ बी, ओ डी, ओ ई, सारी क्या कहलाएंगी, त्रिज्या कहलाएंगी। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की। किसी भी वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो बराबर लंबाई की चापों में बांटना है। इनमें से प्रत्येक चाप अर्धवृत्त कहलाता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था अर्धवृत्त क्या होता है, फिर दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि व्यास हो गया हमारा ए ओ बी, ये व्यास है।
एक व्यास हमेशा वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, दो बराबर चाप में बांट देता है। तो पहली चाप हमारी ADB ये वाली है, ये भी अर्धवृत्त होगी। दूसरी चाप ACB ये भी हमारी कौन होगी, अर्धवृत्त होगी। क्लियर। व्यास हमेशा किसी भी वृत्त को समान दो भागों में बांटेगा, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा। तो जो पहली चाप होगी ADB ये भी अर्धव्यास होगी, अर्धवृत्त होगी। और ACB ये भी क्या होगी, हमारा अर्धवृत्त होगा। क्लियर। अब बात करते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं? जीवा व वृत्त के घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे मैंने A और B एक जीवा बनाई है और ये हमारा वृत्त है पूरा, ठीक है। जीवा और वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। छोटा हिस्सा लघु कहलाता है, बड़ा हिस्सा दीर्घ कहलाता है। वृत्तखंड ये भी है क्योंकि जीवा ये है और वृत्त ये है, इनके बीच का हिस्सा बड़ा हुआ तो दीर्घ वृत्तखंड, छोटा हुआ तो लघु वृत्तखंड। जिसको दूसरी डेफिनेशन में ऐसा भी कहा जा सकता है, जीवा वृत्ताकार चक्ति को दो भागों में विभाजित करती है। ये वृत्त है, ये जीवा, इसको दो भागों में बांट रही है, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, बस फर्क क्या है, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, छोटा है तो लघु वृत्तखंड। क्लियर। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फिर आता हमारा त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड वह भाग होता है जो एक चाप तथा इसके सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं के बीच होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्लियरली बताया गया है, वह भाग जो एक चाप तथा इसके सिरों को केंद्र से मिलाने वाली। अब जैसे कि हमारी एक चाप होगी AB, अब इसके दोनों सिरे कौन है, A और B, इसको मैंने केंद्र से मिला दिया, तो इसकी जो बीच का जो पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है, जो हमें पिज़्ज़ा के एक स्लाइस की तरह नज़र आ रहा है, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस बेसिकली क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्यखंड। बाकी की जो बड़ा टुकड़ा होगा, बड़ा सारा जो मैंने वाइट पोर्शन में छोड़ा है, उसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह जो पार्ट होगा छोटा, लघु त्रिज्यखंड, जो बड़े टुकड़े होंगे उन्हें बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर। तो ये तो इसके वो कीवर्ड थे जो हमें डिस्कस करने थे, ताकि हम जब इसके क्वेश्चन करें तो हमें समझ में आ जाए। अब इसमें कुल मिला के 12 थ्योरम है, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी थ्योरम है एक्चुअल में वही इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं। अगर हमें थ्योरम नहीं पता है, उनके कंडीशन नहीं पता है, तो हम इस चैप्टर को कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तो हमें उनके बारे में रूल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो जितनी भी थ्योरम है उनके रूल हैं, उनके रूल में हमें क्या तो गिवन मिलता है और क्या हम उसकी वजह से लिख सकते हैं, वो दोनों चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम 10.1 थ्योरम हमें बताती है कि या तो एक ही वृत्त हो या दो सर्वांग समवृत्त हो। एक वृत्त या तो अकेला हो या दो अलग अलग वृत्त दोनों सर्वांग सम हो। सर्वांग सम का मतलब मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, दो ऐसी आकृतियाँ जो शेप एंड साइज में हूबहू एक जैसी ही हो, उन्हें सर्वांग सम कहेंगे। जैसे कि एक कान, कोई लेडीज़ है ईयरिंग पहनती है, तो उसके जो ईयरिंग होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, कोई सा भी लेफ्ट में पहन लो राइट में लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन्हें हम कहेंगे सर्वांग सम। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो दोनों या तो सर्वांग सम हो या अकेला हो, इनकी समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण बनाती है। अगर हमें क्वेश्चन में दे दें कि जीवा AB और CD बराबर या तो एक वृत्त में हो या दो अलग अलग वृत्त हो लेकिन सर्वांग सम हो, यानी हूबहू एक जैसी ही हो, शेप भी एक जैसी हो, सर्कल है दूसरा भी सर्कल हो, साइज़ भी एक जैसा हो, जितने मेजरमेंट का ये बना है उतनी मेजरमेंट का ये हो, तो इनमें बनने वाली जीवा की लंबाई AB और CD अगर दोनों बराबर होती हैं तो इन्हीं जीवाओं के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण भी बराबर होगा। AOB और CO'D एंड कोण भी क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। इन दोनों आकृतियों में भी यही बात होगी, इसमें भी होगी। जीवा की लंबाई बराबर है तो कोण कौन सा है, AOB और COD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पर कंडीशन याद रहे, दोनों सर्वांग सम होंगे और एक ही फिगर है तो दोनों में जीवाओं की लंबाई समान होनी चाहिए, तो केंद्र पे कोण समान ही बनाएंगे। ये हमारी थ्योरम 10.1 है। दूसरा रूल थ्योरम नंबर 10.2 कह सकते हो। इस थ्योरम में बताया गया है या तो एक अकेला वृत्त हो या सर्वांग समवृत्त हो, दो वृत्त हो कि जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों, तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। जस्ट ऊपर वाली थ्योरम का रिवर्स है,
उल्टा यानी कन्वर्स भी कह सकते हैं। हमें ये दे दे कि AOB ये कोण COD इस कोण के बराबर है। तो अगर किसी वृत्त में एक में या दो में कोण बराबर हैं तो इनकी जो जीवाओं की लंबाई होगी AB बराबर CD की होगी। दोनों कोण बराबर है तो इनके अंदर बनने वाली जीवा AB बराबर CD की होगी। ये हमारी थ्योरम 10.2 हमें बताती है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये गिवन होना चाहिए कि कोण बराबर है, कोण बराबर है, तब हम लिख सकते हैं कि इस थ्योरम के हिसाब से हमारी जीवाओं की लंबाई भी समान होगी। क्लियर। 10.3 थ्योरम हमें बताती है एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे AB हमारी जीवा है, O हमारा केंद्र है, इसमें मैंने क्या डाला, लंब डाला। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली ऐसी रेखा डाली। तो जैसे ही आप 90 डिग्री का कोण बनाते हो तो इसके दोनों हिस्से बराबर इसमें बढ़ जाएंगे, जितना AC होगा उतना BC होगा। अगर आपके पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो कि OC AB पे परपेंडिकुलर बनाता है, लंब बनाता है, तो आप ये लिख सकते हो कि इस थ्योरम के हिसाब से हमारा AC पार्ट और BC पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों, समद्विभाजित का मतलब है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट देना। क्लियर। इसके बाद आती है हमारी थ्योरम नंबर 10.4। ये थ्योरम जस्ट इसकी उल्टी है। इस थ्योरम में क्या बताया गया है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींची गई है। केंद्र ये है, जीवा ये है, इसमें मैंने एक रेखा इस तरीके से बनाई कि इसको दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट देती है, AC बराबर BC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस रूल से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो खींची गई रेखा जीवा पे लंब बनाएगी, यानी कि जो रेखा बनाई गई होगी वो डेफिनेटली इस रेखा पे लंब बना रही होगी। मतलब OCA और OBC दोनों आपस में क्या होंगे, OCA और OCB एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। अगर दोनों हिस्से बराबर हैं तो 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री है तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। इस थ्योरम का जस्ट रिवर्स बताया गया 10.4 थ्योरम के अंदर। क्लियर। अब हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 10.5। इसमें बोला गया तीन दिए हुए असरेखी बिंदुओं को द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। यानी आपके पास कोई 3 बिंदु हैं, ठीक है, 3 अलग अलग बिंदु हैं। जैसे मान लो बिंदु 1 2 3, आप कैसे ही बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ABC, और इन तीनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त जा सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं की रेखाओं को हम मिला देते हैं। इसको मैंने इसके साथ मिलाया और इस रेखा को मैंने इसके साथ मिलाया। मिलाने के बाद में इस रेखा को और इस रेखा का हम समद्विभाजक बनाएंगे। बनाने के लिए कंपास लिया, इसको थोड़ा आधे से ज़्यादा खोल लेना है, एक पॉइंट पे रखा, आर्क लगा दी, दूसरी तरफ रखा, आर्क लगा दी, इस पॉइंट पे रखा, आर्क लगा दी, इसी तरीके से इस पॉइंट पे रखेंगे, आर्क लगा दी। अब दोनों क्रॉस नहीं कर रही है इसलिए थोड़ा सा और इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब क्रॉस कर गए, ठीक है, आपके पास 2 क्रॉस पॉइंट आ गए। इन दोनों क्रॉस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइन जा रही है। जैसे मैंने AB का लंब समद्विभाजक ड्रॉ किया है, इसी तरीके से हम BC का भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने C पे रखा, यहाँ लाइन बनाई, एक नीचे लाइन बना दी, इसी तरीके से एक यहाँ लाइन ड्रॉ करी और एक नीचे ड्रॉ कर दी। तो यहाँ तो क्रॉस कर गया, ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा, तो C पे दोबारा रखेंगे और रख के लाइन मिला दी हमने, क्रॉस पॉइंट कर गया। इन दोनों क्रॉस पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा सेंटर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर को यहाँ रख के A के बराबर इस तरीके से ओपन कर लेंगे, A के बराबर, यह आ गया।
ये इतनी ही दूरी बी से भी कर रहा होगा, देखो ज़रा, और इतनी ही दूरी सी के बराबर भी होगी। एक पॉइंट से करेंगे तो बाकी तीनों से बराबर होगी। आपको सेंटर ओ पे रखना है और इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये देखो ज़रा, मैंने 3 पॉइंट लिए थे, 1 2 3। ये सर्कल उन्हीं तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि केवल और केवल 3 पॉइंटों से एक ही सर्कल बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाया, ABC तीनों से केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर। अब हमारी अगली थ्योरम है, एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र या केंद्रों से समान दूरी पर स्थित होती हैं। कहने का मतलब, जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, सिंगल वृत्त होगा तो इसमें 2 जीवाएं होंगी, जैसे कि AB और CD। अगर हमें क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, AB CD बराबर हैं, तो जो केंद्र से इनकी दूरी होगी ये वाली OX, और ध्यान रखना परपेंडिकुलर दूरी ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं ये दूरी नापने बैठ जाओगे। अगर मान लो सर्कल बनाया, जीवा बनाई, तो दूरी हमेशा परपेंडिकुलर ही चेक की जाती है, ये वाली इसे दूरी बोला जाएगा। ये नहीं है कि ये दूरी होगी या फिर ये दूरी होगी, इनको नहीं माना जाएगा, जो परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो दूरी है ये और ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर 2 सर्वांगसम वृत्त हैं, मतलब जो हूबहू एक जैसी है, शेप एंड साइज़ एक जैसी है, इनकी अगर जीवाएं जैसे AB और CD आपस में बराबर है, तो इनके केंद्र O से लेके इस AB रेखा की दूरी यानी OX, O' से लेके Y तक की दूरी, ये क्या होंगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। कब होगा ऐसा, जीवाएं समान हो तो केंद्र से दूरी समान होती है। सर्वांगसम वृत्तों में जीवाएं समान हो तो केंद्र से दूरी समान रहती है। ये में थ्योरम नंबर 10.6 में बताया जाता है। थ्योरम नंबर 10.7 में ये बता, इसका जस्ट उल्टा कन्वर्स, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। पहले तो ये समझे समदूरस्थ क्या होता है। सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी, सत मतलब स्थित है। समान दूरी पर स्थित जीवाएं, कहने का मतलब अगर जीवाएं दे रखी हैं 2, इनकी ये जो दूरी है OX बराबर OY के है, ये दूरी समान है, तो जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। AB बराबर CD की होंगी। और अगर 2 सर्वांगसम वृत्त हैं, 2 सर्वांगसम वृत्त हैं जिनकी जीवा AB है और CD है, ये दूरी OX बराबर O' के हो, O' के, अगर दो समान जो 2 जीवाओं से, जो केंद्र से लेके जीवाओं की दूरी है वो समान हो, तो जीवाओं की लंबाई भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ये दिया हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.7 के द्वारा। क्लियर। हमारी अगली थ्योरम आती है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। इसको समझाने के लिए मैंने अलग अलग फिगर का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग फिगर दिखाई है। इसका कहने का मतलब है, जैसे हमारी एक चाप होगी PQ, ठीक है, इस PQ पर केंद्र पे बनने वाला कोण POQ, ठीक है, लिखा ना, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कोण POQ। वृत्त के शेष भाग, अब बाकी का PQ ये वाली चाप हो गई, बाकी का बचा हुआ कौन हुआ, ये वाला। बाकी के जितने बचे हुए हिस्से पे कोई भी आप कोण बनाते हो, जैसे कि PAQ, वो केंद्र में बनने वाले कोण का, ये वाला केंद्र वाला कोण, इसका क्या होता है, डबल होता है। ये 30 है तो ये 60, ये 20 है तो ये 40, ये 100 है तो ये 200 डिग्री, इस तरीके से होता है। और ध्यान रहे ये PQ है, इसके अलावा इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाने का और एग्जांपल लिया, PQ हमारी चाप है, इसी चाप पे केंद्र पे जो कोण बनेगा, बाकी बचे हुए वृत्तखंड के बनने वाले कोण का क्या होगा, डबल होगा। 30 है तो 60, 50 है तो ये 100, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे केंद्र का कोण तो ये हुआ और वृत्त का कोण का कोण ये हुआ, ये कोण केंद्र वाले से डबल होगा। इसी तरीके से ऐसा भी होना पॉसिबल है, बट कंडीशन अप्लाई, दोनों एक ही चाप के ऊपर बने होने चाहिए, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। और भी समझाने के लिए मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि ये ले लिया, अब केंद्र पे बनने वाला कोण ये वाला POQ, अब सीधी लाइन है तो डेफिनेटली 180 डिग्री होगी।
अब बाकी बनने वाला कोण, अब ये 180 डिग्री होगी, तो यानी कि तुम्हारा क्या बन गया, व्यास, क्योंकि सीधी लाइन क्या होती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है और केंद्र से गुजर रही है, तो व्यास बन गई। अब व्यास बन गई तो मैंने क्या बताया, ये एंगल से डबल होती है। ये 180 तो डेफिनेटली कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर। इसी तरीके से देखो, हमारी जो इस बार चाप है वो कौन है, ये वाली चाप है, ये काफ़ी बड़ी चाप है। अब ये केंद्र बनने वाला कोण, इस कोण का क्या होगा, डबल होगा। अगर इमेजिन करो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 220 डिग्री का एंगल होगा, इसका जस्ट डबल होगा। इसी तरीके से केंद्र वाला कोण POQ, ये वाला कोण, इसमें बचे हुए वृत्तखंड के अंदर बनने वाले कोण का क्या होगा, डबल। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। यही बात इस थ्योरम में बताई जाती है। क्लियर। केंद्र पे बनने वाला कोण बाकी बचे हुए वृत्तखंड में बनने वाले कोण का डबल होता है। फिर अगली आती है हमारी थ्योरम 10.9। इस थ्योरम में बताया जाता है एक वृत्तखंड में के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, ये हमारे एक वृत्त चाप है AB, इस चाप के ऊपर मैंने एक और बनाया ADB और दूसरा बनाया ACB। तो इन दोनों को कोणों की जो मेजरमेंट होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी, अगर दोनों एक ही चाप या एक ही जीवापी के ऊपर बने हुए हैं। इसी तरीके से ये हमारी जीवा या फिर चाप समझ लो AB, इसके ऊपर बनने वाला कोण ACB, जितना ये होगा उतना ही ADB होगा, उतना ही AEB होगा। तीनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इस पर और भी कोण बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये हो, आप इसके अलावा यहाँ पर भी ऐसा कोण बना सकते हैं, वो भी इन्हीं कोण के बराबर ही होगा। ये मैं थ्योरम नंबर 10.9 में बताया जाता है। इसके बाद हमारी अगली थ्योरम आती है 10.10। इस थ्योरम में बताया गया है यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड उसको अंतःवृष्ट यानी सबटेंड करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हों तो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे, अर्थात वे चक्रीय होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं चक्रीय क्या होता है, यानी कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसके ऊपर चार बिंदुओं का मौजूद होना क्या कहलाता है, चक्रीय कहलाता है। इन सभी को मिला देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि A और B, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया, ठीक है। आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे कि A और B दो बिंदु होंगे। फिर आगे बोला है उसको करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें, यानी कि दो बिंदु ऐसे होंगे जो या तो इसके ऊपर हो या इसके नीचे हो एक ही तरफ, ले लिया। अब ये दोनों बिंदु दोनों एक जो रेखा है हमारी ये भी, इस पर ये जो कोण बनाएंगी दोनों बिंदु, सॉरी थोड़ी लाइन टेढ़ी होगी, ये कोण अगर इस कोण के बराबर होते हैं तो ये हमारे जो चार बिंदु हैं ये चारों के चारों क्या होंगे, चक्रीय होंगे। चक्रीय मतलब एक वृत्त पे ही लाई करेंगे। बेसिकली मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एक वृत्त तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट यानी ऐसे रेखीय बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो बिंदुओं पर कोण अगर समान अंतरित करें, दोनों के दोनों बराबर हों, तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो अगर हमें क्वेश्चन में मिलता है कि कोई लाइन AB है और C और D पर समान कोण बनाता है, दोनों कोण समान हो, तो हम यह कह सकते हैं कोण समान है तो ये चारों बिंदु एक वृत्त पे ही मौजूद होंगे, यानी ABCD एक चक्रीय होगा। बिंदु ABCD एक ही वृत्त पे स्थित होंगे। चक्रीय का मतलब चारों बिंदु एक वृत्त पे मौजूद होंगे और चारों को जब एक दूसरे से मिला दिया जाएगा तो उसे हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर। ये हमारे थ्योरम नंबर 10.10 है। अब डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 10.11, जिसमें बोला है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक योग का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हमने कोई वृत्त बनाया जिस पे चार बिंदु है ABCD, चारों को मिला दिया, वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्वेश्चन में कह रहा है अगर हमें क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये दिया मिले, तो हम उसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल A और C दोनों का जोड़ 180 होगा, एंगल B और एंगल D इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। कब होगा, जब हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये जो चतुर्भुज है
ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होगा। ये हमारी थ्योरम नंबर 10.11 है। अब डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 10.12 को। इस थ्योरम में बताया जाता है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में एक का योग 180 डिग्री हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। अगर हमें क्वेश्चन में दे दे कि कोण ए और सी इन दोनों का जोड़ 180 है, कोण बी और कोण डी इन दोनों का जोड़ 180 है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो जो चतुर्भुज होगा उसके चारों बिंदु एक वृत्त के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि वो चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, जस्ट ऊपर वाली थ्योरम का हमें नीचे रिवर्स बताया गया है। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर एक चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसके चारों बिंदु एक ही वृत्त के ऊपर लाई करेंगे। क्लियर, ये हमारी थ्योरम नंबर 10.12 है। इसके बाद एक दो रूल हो रहा है वो मैं बताया तो उसके साथ हमारी फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 12 थ्योरम तो आपको दिमाग में बैठाने ही बैठाने हैं। इसके अलावा एक आधा रूल हो रहा है वो देख लें। देखो, बोला कि अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है। मैंने आपको पीछे भी थ्योरम में बताया था, अगर ये कोण हमारा ए ओ बी एक व्यास है क्योंकि अंदर से गुजरने वाली रेखा है, कितना है 180 डिग्री का। पीछे हमने थ्योरम पढ़ा कि अंदर में बनने वाला कोण बचे हुए वृत्तखंड का क्या होता है डबल। ये 180 तो कितने का होगा 90 का ही होगा। ठीक है, और ये ए ओ बी व्यास है और व्यास क्या करता है किसी वृत्त को समान दो भागों में बांटता है, यानी ये भी अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण हमेशा समकोण ही होगा। लेकिन कब, जब आपको ये दिया हो कि या तो ए ओ बी एक व्यास है ऐसे लिखा आ जाए, या लिखा आ जाए कि ए सी बी जो चाप है ये एक अर्धवृत्त है। अगर ये गिवन मिलता है तो आप कह सकते हो कि जो भी इसमें कोण बनेगा वो सदैव समकोण ही होगा। जरूरी नहीं ऐसा हो, अगर कोई ऐसा कोण बना हुआ आ गया तब भी ये समकोण ही बनेगा। क्लियर, इसके ऊपर आप कहीं पर भी बना लो वो समकोण ही बनाएगा। क्लियर, इसके बाद अगला रूल हमारा, चतुर्भुज के सभी शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, यानी कि ए बी सी डी चारों एक ही वृत्त पे बने हुए हो तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चार बिंदु अगर एक ही वृत्त पे बने हो तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर, इसके बाद आता हमारा रूल, अगला रूल हमारा कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो वह एक आयत होगा। यानी हमने कोई चक्रीय चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, इसके जो विकर्ण होते हैं यानी कोने से कोने तक की लाइन, अगर ये व्यास होते हैं, क्या होते हैं ये व्यास होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी डी चतुर्भुज होगा वो डेफिनेटली क्या होगा एक आयत होगा। कब, जब इसके विकर्ण इस वृत्त के व्यास होंगे तब ऐसा होगा। गिवन अगर हमें ये मिलता है तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक आयत होगा। अगला रूल है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में दे देता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज, तो हम उसको लिख सकते हैं कि वो एक आयत भी होगा। क्लियर, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।